हेलो दोस्तों, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टेमिस प्रोग्राम पे। पर उसके पहले ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे द्वारा जुलाई मंथ में प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। अलग अलग कोर्सेज हैं सब। जो ऊपर क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन करके इन कोर्सेज को हमारे ऐप पे देख सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे दिए गए नंबर या मेल एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ताकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सबको प्राप्त हो जाए। तो अगर आपको लगता है तो आप हमसे संपर्क करिए। चलिए, देखिए आज हम बात करेंगे आर्टेमिस समझौते पे। देखिए यह समझौता जो है ये संयुक्त राज्य सरकार मतलब अमेरिका के नेतृत्व में चालू किया गया आर्टेमिस कार्यक्रम का एक भाग है। जो आर्टेमिस कार्यक्रम है उसमें देशों को भागीदारी करने के लिए अनिवार्य है कि वह आर्टेमिस समझौते पे हस्ताक्षर करें। वैसे तो ये गैर बाध्यकारी क्या है, बहुपक्षीय व्यवस्था है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि 2025 तक चंद्र पर मनुष्यों को लाने ले जाने की अच्छी व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। उसके आगे अपने अन्वेषण कार्य को कहाँ तक ले जाना है? मंगल ग्रह तक ले जाना है। 23 जून 2023 तक इसमें 27 देशों ने हस्ताक्षर कर लिया और एक क्षेत्र ने हस्ताक्षरित कर लिया है। देखिए 22 जून को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, इसीलिए यह अभी क्या है, अपने देश के हिसाब से यह एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। आर्टेमिस समझौते में अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि यह 1967 की संयुक्त राष्ट्र की जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है उसका क्या करता है? समर्थन करता है और उसी पर आधारित है। ठीक, तो आर्टेमिस समझौते से पहले देख लेते हैं कि आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है। कि आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यक्रम है। इसमें यह है कि वहाँ अन्वेषण करेगा, मनुष्यों को लंबे स्थायी समय तक चांद पे रोकने की व्यवस्था की जाएगी। उत्खनन कार्य का भी इसमें जिक्र किया गया है। ठीक, और चंद्र पे एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है और निजी क्षेत्रों को भी इसमें सहभागी बनाना है। और इसके लिए जो टाइम फिक्स किया गया वह यह है कि 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। और इसके साथ ही यह जो कार्यक्रम है यह पहली बार महिला यात्री को चंद्रमा पे उतारेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब हम आज की डेट में लैंगिक समानता पे आगे बढ़ रहे हैं तो एक महिलाओं को इसमें यह किया गया है कि महिला को भी इस बार चांद पे ले जाया जाएगा। तो महिलाओं को चांद पे ले जाने वाला ये पहला कार्यक्रम बनेगा। देखिए इसके 3 चरण हैं। देखिए कोई भी कार्यक्रम सीधे चालू नहीं होता। ठीक, प्रायोगिक तौर पे कुछ टेस्टिंग की जाती है, कुछ चरण होते हैं, एक एक करके चीज़ों में क्या परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ठीक वैसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप एक साथ सारे सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, मॉक टेस्ट दे के उन पर ट्रायल करते हैं, फिर फाइनल टेस्ट देते हैं। सेम प्रोसेस हर जगह लगती है और सक्सेस का यही मंत्र भी होता है। तो इसमें भी 3 चरण है। पहला आर्टेमिस 1 जिसमें एक कैप्सूल 10 दिन चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, वहाँ बिताएगा और लगभग 60,000 किलोमीटर की यह दूरी के बाद धरती वापस आएगा। इस कैप्सूल को नाम दिया गया है ओरायन। ठीक, आर्टेमिस 2 का में पहली बार क्रू मिशन जाएगा जो 2022 में डेट दिया गया था। 8,900 किलोमीटर की फ्री रिटर्न फ्लाईबैक पे जाएगा। ठीक, यात्रियों का दल। उसके बाद आर्टेमिस 3 में 24 में जो 2024 में लॉन्च होगा, यह पहली बार चालक दल को क्या है, न्यूनतम गेटवे और पीछे छोड़ने योग्य लैंडर से लेस रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पर इनको उतारने की क्या करेगा, कोशिश करेगा वहाँ के चालक दल को। ठीक, ये देखिए आर्टेमिस कार्यक्रम में जो यान यूज़ हो रहा है ये उसके पार्ट हैं। जो आपका SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम है, यह वह रॉकेट है जो आपके ओरायन को और जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं इनको लेके जाएगा। ओरायन यह अंतरिक्ष यान है जो चांद, मंगल और आगे तक जाने की भी क्षमता रखता है। यह 6 लोगों को लेके 21 दिन तक अंतरिक्ष में बिना किसी अन्य मॉड्यूल के सपोर्ट के रह सकता है। मतलब हम इस यान को सिंबल भी छोड़ दें तो यह 21 दिनों तक वहाँ पे रह जाएगा उन 6 यात्रियों को सुरक्षित रखते हुए। ठीक, फिर आप देख रहे हैं गेटवे, यह लूनर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है। यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ये भी विकसित हो रहा है जो चांद की परिक्रमा करेगा। अब जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सीधे चांद पे नहीं जाएंगे, वह पहले पहुंचेंगे गेटवे से फिर चांद की यात्रा करेंगे। तो एक प्रकार से यह आप बीच में रेस्ट हाउस टाइप समझ सकते हैं।
फिर है लैंडर। यही लैंडर 2024 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारने की कोशिश की जाएगी। जो पैराशूट है ये देख रहे हैं, यह लैंडर की गति को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तो इसके 4 पार्ट हैं जिस पूरे प्रोग्राम के। चलिए देखिए, अगर हम इसके इतिहास को देखें कि आखिर आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, तो 5 मई 2020 को राइटर्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो प्रशासन था वह चंद्रमा पर खनन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाने की तैयारी कर रहा था। ठीक, जो 1967 की जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है उसका समर्थन भी करता हो, उसके विरुद्ध में ना हो। ठीक, फिर 10 दिन बाद क्या हुआ कि नासा के जो प्रशासक है जिम रिस्टेनबर्ग ने आधिकारिक तौर पर आर्टेमिस समझौते की घोषणा कर दी। ठीक, फिर इसमें अलग अलग देशों को बताया गया। ठीक, जो आर्टेमिस समझौता का उद्देश्य वही है, खोज है, खनन है, अन्वेषण है। ठीक, इसके उद्देश्यों को बताया गया। फिर इसमें लगातार लोग जुड़ते गए और वर्तमान में भारत भी इसमें जुड़ गया। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला भेजना है और अगला पुरुष भेजना है। अगर आर्टेमिस का बेस देखा जाए तो यह 2017 में शुरू हो गई थी परियोजना। अब यह अपने क्या है रूप को क्या कर रही, मतलब रूप में गठित होती जा रही है। ठीक, मतलब जो सोच थी वह अब क्या बन रही है, वास्तविकता बन रही है। ठीक, तो 2020 में ही इसकी एक घोषणा और परामर्श के लिए सरकार ने एक मसौदा जारी कर दिया था। तो 2017 का कार्यक्रम है, 2020 में इसमें एक समझौता लाया गया जो आर्टेमिस समझौता के नाम से अभी चल रहा है। उसका मसौदा तैयार किया गया जो बाह्य अंतरिक्ष संधि से क्या है आपके मेल रखती है या उसके जो भी नियम है उसको अनुपालन करती है। ठीक, यह रहा इसका जो है थोड़ा सा इतिहास। देखिए, इसमें जो प्रावधान किए गए वो क्या किया गया, आखिर समझौता है तो उसमें कुछ प्रावधान होंगे जो देश मानने के लिए तैयार होंगे, तब तो उस पर हस्ताक्षर होगा। ठीक, देखिए इन समझौते पे कुछ प्रावधान है जो हमको भी जानना है। पहला है कि देखिए इन समझौतों के तहत जो है सहकारी गतिविधियां विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार होगी। ठीक, मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। साथ में बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारदर्शिता, वैज्ञानिक जानकारी साझा करने की प्रतिबद्धता होगी देशों में। देखिए जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी अंतरिक्ष के संबंध में जो भी डाटा कोई देश कलेक्ट करता है उसको बाकी देशों के साथ क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। तो यह भी उसकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढांचे के लिए वर्तमान जो मानक हैं ठीक उसका उपयोग करेंगे और मानक मौजूद ना होने पे जो सदस्य देश हैं उसको विकसित करने का क्या करेंगे या स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, बाहरी अंतरिक्ष में संकटग्रस्त अगर कोई कर्मी है ठीक तो उसको वापस लाना है या उसका बचाव में है तो सभी जो देश हैं वो अपने दायित्वों का क्या करेंगे, दायित्वों के अनुसार सहायता प्रदान करेंगे। पंजीकरण कन्वेंशन भी एक हुआ था, उस पंजीकरण कन्वेंशन के अनुसार आप अंतरिक्ष में जो भी वस्तुएं भेज रहे हो उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। अपनी गतिविधियों पे सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करना है, वैज्ञानिक डेटा को जो खुले तौर पर साझा करना है। ठीक, ऐसा करते समय हस्ताक्षरकर्ता किसी भी मालिकाना और निर्यात नियंत्रित जानकारी के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक, मतलब कि जानकारी तो प्रदान करना है लेकिन अगर कोई जानकारी ऐसा है जो सुरक्षा से संबंधित है तो उसके समन्वय करने के लिए वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सहमति होंगे कि हाँ हम ये डाटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक, अंतरिक्ष संसाधनों का निष्कर्षण और उसके उपयोग इस तरीके से किए जाएंगे कि जो बाहरी जो अंतरिक्ष संधि है उसका अनुपालन हो। मतलब ऐसा मत हो कि जो बाहरी अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष संधि थी उसके जो भी प्रावधान है उसका किसी भी प्रकार से क्या हो, दुरुपयोग हो या उसके प्रतिभाव पर जो भी उसके प्रावधान है उसके हम विरोध में जाएं। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाएगा यार, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक, देखिए अन्य देशों के गतिविधियों के समान ही हमको हानिकारक हस्तक्षेप नहीं करना है, बाहरी अंतरिक्ष संधि प्रावधानों को मानना है। ठीक, और जो भी जानकारी प्राप्त है वो दूसरों को प्रदान करना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं मापदंडों को स्थापित करना है, समन्वय बनाना है और अपनी आपकी जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको लागू करना है। ठीक, और अंतरिक्ष मलबे को कम करने, सामान्य संचालन परिचालन और ब्रेकअप दुर्घटनाओं में जो भी होगा उस मलबे की जो पीढ़ी को सीमित करने की प्रतिबद्धता रखेगा। मतलब आपको अंतरिक्ष में मलबा कम फैलाना है, मलबों को साधन के लिए जो भी आवश्यक मदद है वो आपको करनी होगी। ठीक, अपनी जवाबदारी आपको निभानी होगी। तो
तो ये कुछ बेसिक प्रावधान है जो ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो आपका है ना 1967 की जो संधि है उसके अनुरूप है, जो देशों के एक्चुअली उत्तरदायित्व को क्या करती है, निर्धारित करती है। भाई मलबा है, अगर एक देश मलबा फैला रहा है और वह बिना किसी नियंत्रण के मलबा फैला रहा है तो बाकी लोगों के लिए संकट की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसीलिए ये प्रावधान रखे गए हैं। ठीक, देखिए जो आर्टेमिस समझौता हुआ या आर्टेमिस जब ये कार्यक्रम आया तो सीधी सी बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग आलोचक होंगे, कुछ उसके समर्थक होंगे। तो ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं इस प्रोग्राम के लिए भी उत्पन्न हुई देशों में। जैसे कि समर्थन में कुछ लोग आए। समर्थन में जो है उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो आर्टेमिस समझौता है उसका ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या किया गया, स्वागत किया गया। पर्यवेक्षक जो लोग थे, मतलब जो इनको देख रहे थे या जो इससे संबंधित विद्वान हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया और उनको कहना है कि अगर तर्क वितर्क उत्पन्न करने के लिए समझौता उपयुक्त नहीं है, हम अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष कानून के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास है। देखिए जो अंतरिक्ष संधि है उसमें भी बहुत चीज़ें अस्पष्ट हैं, तो इसको यदि इस रूप से देखा जा रहा है कि उसमें जो कुछ प्रावधान नहीं है उसको इसमें और ज़्यादा स्पष्ट रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्वान भी इस समझौते को सहयोग और शांतिपूर्ण उपयोग के समान मानकों की दिशा में अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित करने में मदद करने का श्रेय देते हैं। ठीक, इन समझौते की जो धारा 9 है, बाहरी अंतरिक्ष में मानव सांस्कृतिक विरासत की उपस्थिति और इसकी रक्षा की आवश्यकता को पहचानने वाला पहला बहुपक्षीय साधन होने के लिए भी इसकी सराहना की गई है। ठीक, तो इस धारा 9 को थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करके रखना है कि धारा 9 में बताया गया कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम करेंगे देश जितने भी मिल के करेंगे, ये सब मानव संस्कृति की जो है उसको संरक्षित करेंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे। ठीक, देखिए आलोचना भी इसकी हुई है। ठीक, देखिए समझौते को कथित तौर पे अमेरिकी और वाणिज्यिक हितों पर अत्यधिक केंद्रित होने के लिए आलोचना की गई। ठीक, कुछ विरोधी दोष हैं, विरोधी विचारधारा हम कह सकते हैं। ठीक, उन्होंने आलोचना की कि इसमें अमेरिका के जो हित है उसी को ज़्यादा केंद्रित किया गया है। ठीक, जिसमें रूस ने प्रमुख रूप से बयान दिया। रूस ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने का जबरदस्त प्रयास हुआ है ये। ठीक, मतलब कि ऐसा अंतरिक्ष कानून बनाया जाए जिसका पलड़ा इसके तरफ झुका हो, अमेरिका की तरफ झुका हो। चीनी सरकार में आपको पता है जो मीडिया है वो वही चीज़ें बोलता है जो सरकार की मंशा रहती है। तो चीनी सरकार से संबद्ध मीडिया ने समझौते को यूरोपीय औपनिवेशिक बाड़े की भूमि लेने के तरीके के समान कहा है। मतलब आपको पता होगा जब यूरोपीय कंट्री इधर पे आई थी भारत में या चीन में, जब उन्होंने औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था, तो चीन इसको उस रूप से जोड़ रहा है कि इसका मानना है कि अमेरिका जाएगा तो वहाँ पे अकेले अपने अधिकारों पे वह हावी रहेगा और अकेले उस कब्जा करेगा चीज़ों पे। ठीक, ऐसी एक साइंस पत्रिका के पॉलिसी फोरम में लिखने वाले 2 शोधकर्ताओं ने देशों से अपनी आपत्तियों के बारे में बोलने का आह्वान किया है। मतलब वो शोधकर्ताओं को ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनको आपत्ति तो है पर बोल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि भाई अगर आपको कोई समस्या है तो आप बोलिए। और तर्क दिया गया कि अंतरिक्ष खनन पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संधि प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसने तर्क ये दिया है कि भाई आप एक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना रहे हो, वो भी चांद को लेके या फिर बाहरी अंतरिक्ष को लेके जो सभी देशों के लिए मुक्त हैं, तो आपको एक सेपरेट ये संधि नहीं बनानी चाहिए थी। आपको संयुक्त राष्ट्र के तहत इसके एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनानी थी जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र करता। फिर वहाँ पे इस संधि को सभी देशों के साथ शेयर करना था कि इसमें कौन सहमत होता है और कौन नहीं होता, जैसे बाकी संधियाँ होती है जो यूएन कराता है। ठीक, तो ऐसे इन लोगों का कहना था कि मतलब कि अमेरिका यहाँ अपना प्रभुत्व दिखा रहा है, यह संधि अपने तरफ से बनवा रहा है, अपने से ही एक बहुपक्षीय व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रहा है, जबकि यह जो मुद्दा है यह सभी विश्व के लिए ओपन है। तो इसको क्या करना चाहिए था, यूनाइटेड नेशन से इस प्रकार की संधि के लिए विचार विमर्श करना चाहिए था। ठीक, देखिए आलोचकों का यह भी तर्क है कि चूंकि बाहरी अंतरिक्ष संधि स्पष्ट रूप से राष्ट्र को किसी अन्य गृह पिंड पर दावा करने से रोकती है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी राष्ट्र है वो बाहर के किसी भी, चाहे मून हो चाहे मंगल हो, किसी भी ग्रह पर दावा करने से रोकती है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका वहाँ पे खनन की व्यवस्था कर रहा है, वह निजी क्षेत्रों को वहाँ ले जाने का सोच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो अगर वो एक बार उस पर कब्जा कर लिया तो क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र पे उसका कब्जा निर्धारित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वह क्या निजी व्यक्तिगत अधिकारों को लेके ज़्यादा प्रोसेस्ड दिख रहा है। ठीक,
इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, जो अमेरिका सोचिए कि जो वहाँ से खनन करेगा वो क्या देशों के साथ बांटेगा, इसीलिए यहाँ पे समझौता हस्ताक्षरकर्ताओं को आकाशीय पिंडों से निकाले गए किसी भी संसाधन पर दावा करने की अनुमति देकर अंतरिक्ष कानून का उल्लंघन करते हैं। तो जो अमेरिका की संधि है उसमें क्या है कि अगर कोई संसाधन, मतलब भारत ही मान लीजिए वहाँ गया, वहाँ से कुछ खोद के प्राप्त करता है तो उस पर अधिकार भारत का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाह्य अंतरिक्ष संधि की बात करें तो आप किसी भी पिंड पे जब दावा नहीं कर सकते तो वहाँ की प्राप्त हुई चीज़ों पे दावा कैसे कर सकते हो। इस कारण भी इसका आलोचना हो रहा है। ठीक, भारत की बात नहीं, कोई भी देश जो संधि से जुड़ा है अगर वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्शन करता है, और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा टेक्निकली रूप से, फाइनेंशियली रूप से मजबूत है अमेरिका, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा खनन करेगा अमेरिका, और वहाँ से जो भी वो प्राप्त करेगा उस पर किसका एकाधिकार हो जाएगा, अमेरिका का, जिसका विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर आप अन्य पिंड पर जब दावा ही नहीं कर सकते तो वहाँ से चीज़ें खरीदी हुई चीज़ों पे मतलब खनन की हुई चीज़ों पे कैसे दावा करोगे। ठीक, तो लोगों का कहना है कि अगर आप कुछ प्राप्त करते हो तो उसको बाकी जो देश हैं भले उस संधि में नहीं है, इस पृथ्वी पे हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक, देखिए नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय के फ्रेंस वॉन डेर डंग का दावा है समझौता बाहरी अंतरिक्ष संधि की अमेरिकी व्याख्या को मजबूत करते हैं। ठीक, मतलब जहां अमेरिका अपने प्रभुत्व में रहेगा, अर्थात अमेरिकी व्याख्या क्या है कि व्यक्तिगत राज्यों के लिए निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल करना। अमेरिका जा रहा है, मैंने बताया कि यहाँ पहले भी क्या करना है, अमेरिका स्थापित कर रहा है कि निजी क्षेत्रों को भी वहाँ शामिल किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट तो कल्याणकारी हो सकती है, पर क्या निजी क्षेत्र कल्याणकारी हो सकते नहीं, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो वहाँ से जो भी चीज़ मिलेगा वो उन पर पर्सनल अधिकार में चला जाएगा। और यही अमेरिकी व्याख्या हो रही है। अमेरिका आपको पता है पूंजीवादी देश है, जहाँ पे निजी क्षेत्र को ज़्यादा स्वतंत्रता है, निजी क्षेत्रों के आधार पर ही कानूनों का निर्माण होता है। ठीक, और अमेरिका इस पॉलिसी को क्या करता है, प्रमोट भी करता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर के दौरान अनुमोदन जब किया उसने, तो इसने भी इस बात पर किया कि इस पे ना जो समझौता है ये तो ठीक है, पर इस पे और भी व्यापक रूप से ऐसा बनाना चाहिए कि ज़्यादा लोगों द्वारा यह क्या किया जाए, स्वीकार योग्य हो। तो इस प्रकार के कुछ आलोचनाएं इसमें हुई। तो ये था आपका आर्टेमिस समझौता। अब फिलहाल भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। इसमें बार बार बात हो रही थी बाह्य अंतरिक्ष संधि की। ठीक, तो बाह्य अंतरिक्ष संधि को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बाह्य अंतरिक्ष संधि 1966 में कानूनी उपसमिति द्वारा विचार किया गया और उसी वर्ष महासभा में समझौता हुआ। ठीक, कुछ आलोचकों का मानना है जैसे कि ये बाह्य अंतरिक्ष संधि महासभा के माध्यम से आई, वैसे ही आर्टेमिस प्रोग्राम जैसा अगर कोई प्रोग्राम था जो व्यापक रूप से चलाना था तो उसे महासभा के तहत थ्रू लाना था। देखिए यह संधि जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है, यह संधि काफ़ी हद तक बाहरी अंतरिक्ष की खोज, उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को क्या करती है, नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करती है, जिसे 1963 में महासभा ने अपने प्रस्ताव में अपनाया था। इसमें कुछ नए प्रावधान जुड़े और 1967 में रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया और अक्टूबर 1967 से यह लागू हो गई। देखिए बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जिसमें कुछ बेसिक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। क्या क्या है वो देख लेते हैं। बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग सभी देशों के लाभ और हितों के लिए किया जाएगा। यह सभी मानव जाति का प्रांत होगा। ठीक, मतलब जो बाहरी अंतरिक्ष है उस पर सभी का अधिकार बराबर होगा। बाहरी स्थान सभी राज्यों द्वारा अन्वेषण उपयोग के लिए निःशुल्क होगा। कोई चांद पे जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ जाके टोल टैक्स लगा रहा है, कोई भी देश जा सकता है। बाह्य अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। यही जो पॉइंट है जो आर्टेमिस समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ से जब आप कुछ पाओगे तो आप क्या करोगे, उसे राष्ट्रीय विनियोग या व्यक्तिगत अधिकार पे लोगे। राज्य परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार कक्षा आकाशीय पिंड पर नहीं स्थापित किए जा सकते। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड का उपयोग विशेष रूप से केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ठीक, अंतरिक्ष यात्रियों को मानव जाति का दूत माना जाएगा। देखिए अगर कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश में अगर बाई चांस मान लीजिए खो जाता है या खो जाता है या फिर ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है और उस समय सपोज कीजिए कि वहाँ पे उस देश का कोई यान नहीं है और किसी दूसरे देश का यान है, तो ये दूसरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस यात्री को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए बोला कि अंतरिक्ष यात्री को मानव जाति का दूत माना जाएगा। मतलब सोचिए कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, सामान्यतः क्या होता है, समझिए कि मतलब भारत का आदमी पाकिस्तान में चला गया तो उसको पकड़ लेंगे, भाई धोखे से ही क्यों ना गया हो,
ठीक, अमेरिका का दूसरी जगह चला गया तो वहाँ की सरकार उसे पकड़ लेगी। लेकिन कोई अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष से उतर रहा है, वो अपनी निर्धारित जगह पे नहीं उतर पा रहा है और किसी अन्य देश की सीमा पे उतर रहा है, तो भी उस पर कोई क्या है कार्यवाही नहीं होगी, उसको सकुशल जो भी देश है उसको लौटा दिया जाएगा, है ना। मतलब उसको दूत माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूत माना जाता है ऐसे लोगों को, इस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। राज्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वह सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाए। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब अपने यहाँ जैसा स्टेट चलता है वैसा स्टेट नहीं, मतलब पूरा देश। देश अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब समझिए कि भारत जैसे है, भारत के जितने सैटेलाइट हैं उस सारे सैटेलाइट की जिम्मेदारी भारत की है, वह चाहे भारत के हों चाहे निजी ही किसी कंपनी के क्यों ना हो। जैसे अगर अमेरिका का देखें तो अमेरिका के सैटेलाइट एक गवर्नमेंट छोड़ जो दे रही है, और दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हो गए जैसे एलन मस्क के अभी छोड़ रहे हैं, ठीक। भले वो छोड़ा जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, सरकार प्राइवेट कंपनी पे नियंत्रण रख सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार होगी, ठीक। राज्य अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक। मतलब आपकी अंतरिक्ष वस्तु से अगर कोई क्षति होती है तो उसका जुर्माना या भी जो भी मुआवजा होता है वो आपको ही भरना होगा। राज्यों को अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के हानिकारक प्रदूषण से बचना चाहिए। ये एक सलाहकारी है कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे प्रदूषण ना फैले। यह बाहरी अंतरिक्ष संधि है जिसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक। इसमें जिस पॉइंट का सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है एक यही है, बाह्य अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे का, ठीक। जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि अगर अंतरिक्ष अमेरिका वहाँ पे रखता है, खनन उत्खनन करता है, तो वो डाटा शेयर नहीं करेगा, वो चीज़ों पे अपना अधिकार रखेगा, या जो भी देशी समझौते के तहत वहाँ पे कार्य करेंगे, खनन उत्खनन करेंगे, तो ये समझिए कि आप कुल मिला के औद्योगिकीकरण कर रहे हो चांद का, तो फिर कहीं ना कहीं आपसी हित टकराएंगे, ठीक। और शायद जो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जो ये संधि बनी है, शायद फिर कहीं ना कहीं यह इसको वायलेट करती नजर आएगी, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक। तो हमारे ये कोर्स आपके सामने हैं, आपको अगर कोई पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।